जय हिंद दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डेली टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। और ये जो टेस्ट सीरीज है, जो आपके आने वाले बीपीएससी, यूपीएससी, बीएसएससी और खास करके दोस्तों बिहार एसआई के लिए तो ये टेस्ट तो रामबाण साबित होगा। टेस्ट सीरीज आप 40 देख रहे हैं। चलिए, टेस्ट सीरीज 40 का पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों। आपके स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन। चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिलता रहेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो बताना है कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरता है? तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? बूढ़ी गंडक जो है पूछ रहा है किसकी सहायक नदी है दोस्तों। इसका सही जवाब जो है गंगा की जो है बूढ़ी गंडक जो है गंगा की सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिला हुआ था। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिला हुआ था किस संधि के द्वारा दोस्तों? तो ये आपको याद रखेंगे, इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल के दीवान मिला हुआ था अंग्रेज को। बंगाल इलाहाबाद की संधि। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राज सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है? राज सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अकॉर्डिंग ऑप्शन, राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत पारित प्रस्ताव पर जो है राज सूची पर कानून संसद बना सकती है। इस प्रकार ए ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है दोस्तों। तो आपको 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। इस प्रकार ये सी नंबर ऑप्शन सही है, याद रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पराबैंगनी किरणों से क्षय होने वाली परत कौन है? तो पराबैंगनी किरणों से जो है क्षय होने वाला बताना है परत कौन होता है। ये पर्यावरण पर प्रदूषित कर देता है पराबैंगनिक अल्ट्रावायलेट रे। तो कौन सी परत का क्षय होता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर जो है यह पराबैंगनिक किरणों जो है इसको क्षरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित बादल को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही जवाब दोस्तों होगा पक्षाप बादल बोला जाता है। सबसे ऊंचाई पर अपने बादल देखा होगा, उस बादल को क्या बोलता है? पक्षाप बादल बोला जाता है। सबसे ऊंचा पर जो स्थित बादल को पक्षाप बादल बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह बोलते हैं? तो दोस्तों तो ये नीला ग्रह किसको बोला जाता है? नेपच्यून को नीला ग्रह बोलते हैं। नेपच्यून को नीला ग्रह बोलते हैं। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाए गए मौलिक अधिकार कौन सा है? तो ये संपत्ति के अधिकार को जो हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटाया गया था? तो ये संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर देखेंगे। सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक पूछ रहा है। इसका सही जवाब दोस्तों बताएंगे। सही जवाब जो है लॉर्ड हेस्टिंग। सर्वोच्चता का सिद्धांत का प्रतिपादक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सर्वोच्चता का सिद्धांत का प्रतिपादक लॉर्ड हेस्टिंग सर्वोच्चता का सिद्धांत दिया हुआ था। निम्नलिखित में से वह कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? तो महात्मा गांधी से संबंधित पुस्तक की बात करते हैं। चलिए, क्या दिया गया है? तो महात्मा गांधी से संबंधित पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? 11 का सही जवाब होगा यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी से संबंधित पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड, तो आप तो याद रखें इंडिया डिवाइडेड तो राजेंद्र प्रसाद का है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसिन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर देखेंगे। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनाया था? महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। 12 का सही जवाब बताएंगे। तो 12 का सही जवाब जो होगा पल्लव के द्वारा महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर का निर्माण पल्लव के द्वारा किया गया था। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंज किस राज्य में है?
ये सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है मतदान केंद्र जो है ताशीगंज पूछा रहा है, ये किस राज्य में है? इसका सही जवाब जो बताएंगे ये हिमाचल प्रदेश में ताशीगंज जो है सबसे ऊंचाई पर मतदान केंद्र है। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? रानी दुर्गावती पूछ रहा है कहाँ की शासिका थी? याद आ रहा है आपको कहाँ की शासिका थी? इसका सही जवाब होगा गोंडवाना के जो है शासिका थी। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? तो ये गोंडवाना की शासिका थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना % है? भारत का साक्षरता दर पूछ रहा है, एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है कि भारत का साक्षरता दर कितना % है? तो ये आपको 73% है। 73% जो है भारत का साक्षरता दर है। कोठारी आयोग का संबंध बताना है। कोठारी आयोग किससे संबंधित है? तो कोठारी आयोग किससे संबंधित है? इसका सही जवाब जो होगा यह शिक्षा से संबंधित कोठारी आयोग है। कोठारी आयोग बताएगा तो आप पूछ क्या बताएंगे? यह शिक्षा से संबंधित बताना है। पाटलिपुत्र के संस्थापक पूछ रहा है, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन? तो उदयन जो है, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर आकर मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर आकर मिलती है दोस्तों? तो यह बात बताना है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ आकर मिलेगी? इसका सही जवाब है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी जाकर मिलती है। कहाँ पर? देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय पूछ रहा है किस देश में है? इसका सही जवाब होगा 19 का स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गारो, खासी और जयंतिया एक भाग है, यह जनजाति भी है। गारो, खासी, जयंतिया एक जनजाति भी है, लेकिन पूछ रहा है किसका भाग है? तो ये किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। गारो, खासी, जयंतिया यह जनजाति भी है, लेकिन यह प्रायद्वीपीय पठार का भी भाग है। उसी के नाम पर पड़ा हुआ है, जनजाति के नाम। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री जो है चेन्नई में स्थापित किया गया था। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में। अनिमेष लोचन चैत्र कहाँ पर स्थित है? अनिमेष लोचन चैत्र कहाँ पर स्थित है? इसका 22 का हो जाएगा बोध गया में। अनिमेष लोचन चैत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये बोध गया में है दोस्तों, बोध गया में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति वन का उदाहरण पूछ रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति वन का उदाहरण सही जवाब होगा मोहनी और रोजवुड है। ये आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का उदाहरण मोहगनी और रोजवुड है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है बैलाडीला खनिज किस लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला जो खनिज किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बैलाडीला के खनिज किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये लौ अयस्क के लिए इंपॉर्टेंट है बैलाडीला। 1946 में नौसेना विद्रोह का नायक कौन था? 1946 में नौसेना का विद्रोह का नायक कौन था? तो MS खान था। MS खान जो था 1946 में नौसेना का नायक जो था MS खान। साइमन कमीशन का विद्रोह क्यों किया गया था भाई? साइमन कमीशन का विरोध किस लिए किया गया था? तो आप भली भांति जानते हैं, ये जो है इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए साइमन कमीशन का गो बैक का नारा दिया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया हुआ है, याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया है 1939 में। तूतीकुरम बंदरगाह पूछ रहा है दोस्तों, तूतीकुरम बंदरगाह कहाँ पर है? तूतीकुरम बंदरगाह जो है केरल में है, जो अक्सर पूछे जाते हैं। तूतीकुरम बंदरगाह हाल ही में चर्चा में था और यह केरल तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकता है दोस्तों? तो राज्यसभा कितने दिनों तक ले धन विधेयक को रोक सकता है? तो इसका सही जवाब दोस्तों होगा 14 दिन तक ले रोक सकता है। 14 दिन तक ले धन विधेयक को राज्यसभा रोक सकता है। कनिष्क को हराने वाला चीन जनरल कौन था? तो कनिष्क को हराने वाला चीन जनरल का नाम पूछ रहा है। इसका सही जवाब है पान चाओ जो है यह कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल का नाम पान चाओ है, पान चाओ।
सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित स्थानों में से किस से बृहद स्नानघर पाया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता में बताना है तो किस स्थान से बृहद स्नानघर पाया गया है? कहाँ पर दोस्तों बृहद स्नानघर पाया गया है? इसका सही जवाब दोस्तों होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में यह बृहद स्नानघर पाया गया है, बृहद स्नानघर। किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? अमरावती पूछ रहा है कि अमरावती कहाँ पर प्रस्तावित है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम पूछ रहा है, तो चंद्रयान 3 लैंडर का नाम क्या होगा दोस्तों? आपको याद होना चाहिए चंद्रयान 3 लैंडर का नाम, सही जवाब जो होगा विक्रम इसका नाम है, विक्रम जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची, डोडा बेटा होगा ना, डोडा बेटा लिखा है, डोडा बेटा जो होगा, डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेटा जो है किस पर्वत की चोटी की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी? डोडा बेटा यह सबसे ऊंचा हो जाएगा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जनपद या जिला 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला जो है 4 राज्यों को सीमा को स्पर्श करता है? इसका सही जवाब बताएंगे, यह सोनभद्र जिला जो है, सोनभद्र जिला 4 राज्य को स्पर्श करता है। लंदन में सर कर्नल वाइली की हत्या किसने किया? लंदन में कर्नल वाइली की हत्या किसने किया था? तो कर्नल वाइली की हत्या जो किया हुआ था मदन लाल ढींगरा के द्वारा, कर्नल वाइली की हत्या लंदन में मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला ना, हाँ, नियुक्त करने वाला विजयनगर का सम्राट प्रथम शासक पूछ रहा है। तो मुसलमानों को जो है सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? इसका सही जवाब है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम जो था यह विजयनगर का प्रथम शासक हुआ करता था, जो मुसलमानों को क्या किया? सेना में नियुक्त किया हुआ था। किस सुल्तान ने 24 कष्टकाय करों के स्थान पर 4 कर लगाया था? तो किस सुल्तान ने 24 कर जो था, 24 कष्टकाय कर को अब जो समाप्त करके 4 को कर लगाया था, ऐसा करने वाला कौन सुल्तान था? उस सुल्तान का नाम है फिरोज शाह तुगलक जो था। 24 कष्टदायक कर को जो समाप्त करके 4 को कर लगाया था, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। किसे कुलीन प्रथा या कुलीनवाद का प्रारंभ किया था? कुलीन प्रथा की शुरुआत किसने किया था? ये कुलीन प्रथा पूछ रहा है, इसका सही जवाब है बलाल सेन ने किया था। कुलीन प्रथा की शुरुआत किसने किया था? बलाल सेन के द्वारा कुलीन प्रथा की शुरुआत किया था। कुलीन प्रथा बलाल सेन के द्वारा चलाया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सिकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? सिकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापार का नाम बताएं, व्यापारी का नाम क्या बताएंगे? तो 40 का सही जवाब होगा रॉल्फ फिच जो था, रॉल्फ फिच जो था, रॉल्फ फिच। यह सिकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था रॉल्फ फिच। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया। कब समाप्त हो जाता है दोस्तों? भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जब कैबिनेट मिशन को क्या कर लिया? अस्वीकार करने के साथ ही जो है भारत को जो है विभाजन को अवसर को टालने को समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ये सी ऑप्शन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इस प्रकार याद रखेंगे, नागरिकता किस आधार पर प्राप्त किया जा सकता है? तो ये आपको जन्म के आधार पर, अनुवंशिकता के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, अनुरोध के आधार पर कहाँ किया जाता है? अनुरोध रिक्वेस्ट करके आपको मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता है। इस प्रकार दोस्तों ये आपको बी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो क्या मौलिक कर्तव्य नहीं है? धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ये मौलिक कर्तव्य है भाई, ये नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना है, ये बिल्कुल नहीं है। संविधान का पालन करना, हाँ मौलिक कर्तव्य है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत में आता है। धर्म निरपेक्षता का पालन करना है, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत में नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत में है। बात याद रखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है, इसमें बताना है दोस्तों 44 का इसमें सही जवाब होगा सही नहीं है। तो राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के समाप्ति के बाद पदच्युत हो जाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। 2/3 प्रत्येक 2 वर्ष के बाद पद समाप्ति के बाद पदच्युत हो जाते हैं, ये गलत है। बात करते हैं इसमें राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 है। राज्यसभा का कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता है, न कभी नहीं समाप्त किया जा सकता है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्र को सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची के द्वारा प्राप्त है। बहुत अच्छी बात जानकारी। राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन किस सूची में है? तो ये 4वीं अनुसूची में प्रस्तावित है, 4वीं अनुसूची में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया हुआ है? ये इसका सही जवाब बताएंगे सैयद इमादुद्दीन अली के द्वारा किया गया था। इमादुद्दीन अली के द्वारा, सैयद इमादुद्दीन अली के द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितना है? भारत में जो है मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या पूछ रहा है, कितना है दोस्तों? 23 गो है स्टॉक एक्सचेंज, 23 गो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है। इसमें से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? तो इसमें डी नंबर ऑप्शन जो है एफसीआई कमर्शियल संस्थानों को वित्तीय मदद करता है। ये आपको एफसीआई कहाँ कमर्शियल संस्थान को वित्तीय मदद नहीं देता है? ये नहीं देता है, बिल्कुल गलत है। EXIM आयात निर्यात बंद के लिए निर्यात हेतु वित्तीय है। आरबीआई बैंकों का बैंक बोला था। IRD औद्योगिक वित्तीय बैंक है। ये तीनों बात याद रखेंगे। ये जो है एफसीआई जो कमर्शियल संस्थाओं को वित्तीय मदद नहीं देता है, इस प्रकार ये नहीं है, सुलमित नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? जो बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाएगा? वर्ष के अधिकांश हिस्से में, मान कि साल में जो है बेरोजगारों की संख्या सबसे ज्यादा रहेगी, उसको क्या कहा जाएगा? 48 का सही जवाब होगा समान स्थिति बेरोजगारी। समान स्थिति बेरोजगारी, तो बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है दोस्तों, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं। भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? तो जूट में जो है किस देश से प्रतिद्वंदी है? तो आपको बांग्लादेश जो है, भारत और बांग्लादेश में जो है जूट का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है। और समर्थन मूल्य का क्या अर्थ होता है दोस्तों? समर्थन मूल्य का अर्थ ये होता है, समर्थन मूल्य का दोस्तों ये अर्थ होता है, आप समझिएगा कि न्यूनतम क्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती है, मतलब कि सरकार एक न्यूनतम एक फिक्स राशि पर किसी वस्तु को सामान का खरीदना, यही न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खनन सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? राष्ट्रीय खनन सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय खनन यानी खान सुरक्षा में कौन शामिल नहीं किया गया है? 51 का बताना है। 51 का इसमें तिलहन को, ये राष्ट्रीय खनन सुरक्षा मिशन में तिलहन को शामिल नहीं किया गया है। और आप देखते होंगे तिलहन का दाम आसमान छू रहा है, जो खनन सुरक्षा में इसको शामिल नहीं किया गया है। मनमानी दाम बढ़ जाता है। बात करते हैं निम्नलिखित में से वो कौन सा एक सुलेमित नहीं है दोस्तों? इसमें से कौन सा सुलेमित नहीं है? 52 का सही बताना है। सब्जियों की खेती विटीकल्चर किया जाता है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती को एग्रीकल्चर, और फलों की खेती पोमोलॉजी में किया जाता है। हॉर्टिकल्चर कृषि का किया जाता है, हॉर्टिकल्चर कृषि का। बात करते हैं प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? प्रोजेक्ट एरो का संबंध बताना है, किसके आधुनिकीकरण से है दोस्तों? प्रोजेक्ट एरो जो है डाकघर से प्रोजेक्ट एरो पूछेगा, ये आपको डाकघर से संबंधित है दोस्तों। जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? ये बात याद रखेंगे
54 का सही जवाब एम.एन. राय के द्वारा जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया हुआ था? एम.एन. राय के द्वारा जन योजना को प्रस्ताव को पारित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ग या समूह की प्राणी अगतिशील होता है? किस वर्ग के प्राणी समूह के जो अगतिशील होता है बताएंगे। इसमें 55 का क्या होगा? 55 का सही जो होगा पेरिफेरा संघ के जो है पेरिफेरा संघ वर्ग या समूह के प्राणी अगतिशील होता है पेरिफेरा संघ के। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? मानव शरीर का सैनिक किसको बोला गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को रोकने का काम करता है, इसलिए इसको सैनिक बोला गया डब्ल्यूबीसी को। चूने के सफेदी के दौरान Ca के ब्रैकेट H2O के OH का ब्रैकेट 2 जल में डैश के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaO3 की पतली परत बन सके। 57 का सही जवाब होगा ये होगा Ca2 बन जाएगा। CO2 का बनता है, किसका परत बनेगा दोस्तों? CO2 का परत बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें पूछ रहा है, इसमें से कोई नहीं है तो आपको 284 ये जो है अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल नहीं है दोस्तों। 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। इस प्रकार 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। इस प्रकार ए नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन HO का अनुपात क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बताइए। तो इसका सही जवाब होगा 60 का 2:1 होगा। 2:1 होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 होगा। इसका सही जवाब बी नंबर ऑप्शन सही था। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा डैश के साथ बढ़ जाती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है वेग के साथ बढ़ जाती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है वेग के साथ। पुरुषों के शुक्राणु और मूत्र के समान मार्ग क्या है? पुरुषों के शुक्राणु और मूत्र मार्ग का समान मार्ग पूछ रहा है। जिसे शुक्राणु निकलता है और जिसे यूरिन निकलता है उस मार्ग को पूछ रहा है दोस्तों। इसको मूत्र मार्ग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा समूह क्रिप्टोगैमो कहलाता है दोस्तों? क्रिप्टोगैमो कहलाएगा कौन? तो क्रिप्टोगैमो आपको थैलोफाइटा, ट्रेडोफाइटा और ब्रायोफाइटा को क्रिप्टोगैमो कहा जाता है। तो क्रिप्टोगैमो किसको बोलोगे? तो थैलोफाइटा को, ट्रेडोफाइटा और ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा विकल्प आरबीसी के बारे में सही नहीं है? आरबीसी के बारे में सत्य नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए दोस्तों 64 का ऑप्शन पर हम लोग बात करेंगे। आरबीसी के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ढोने का काम करेगा आरबीसी का। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल सही है। आकार अमीबा के आकार अथवा वृत्तीय आकार का होता है भाई। आरबीसी ऐसा नहीं ना होता है ना, ये अमीबा के आकार की थोड़ी होता है। बिल्कुल गलत है। बात करते हैं आरबीसी की गणना, इसकी मापन हेमोसाइटोमीटर नामक उपकरण से किया जाता है। हाँ भाई, आरबीसी जो है आरबीसी की गणना हेमोसाइटोमीटर से उपकरण से किया जाता है। इसकी लंबाई पूछ रहा है 1.5 MU होता है। बिल्कुल सही है, ये बात सही है, लेकिन ये आपको बी नंबर ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा पराग कोश का हिस्सा नहीं है? पराग कोश का हिस्सा कौन नहीं है? तो आपको अंडप नहीं है। पराग कोश का हिस्सा अंडप नहीं होता है। पराग कोश का हिस्सा कौन नहीं होता है? अंडप नहीं होता है। पराग कोश का परागण होता है, केसर होता है, पराग कोश होता है, लेकिन अंडप नहीं होता है पराग कोश का हिस्सा। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा।
कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोजन है, कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोजन है? तो ये इसमें इथेन जो है संतृप्त हाइड्रोजन है, संतृप्त कार्बोहाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन इथेन है, इथेन है, इथेन। जिसके कारण, अगला क्वेश्चन, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है, उस बल को क्या कहा जाएगा? कहने का मतलब क्या है, ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय एक दूसरे को आकर्षित करती है, तो उस आकर्षण बल को क्या कहा जाएगा? उस आकर्षण बल को क्या कहेंगे दोस्तों? इस आकर्षण बल को आपको याद होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम तौर पर एक अम्ल और एक एल्कोहल की अपक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। किसका भाई? आमतौर पर एक अम्ल और एल्कोहल अभिक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब दोस्तों याद रखेंगे ईस्टर का। ईस्टर जो है आमतौर पर एक अम्ल है और एक एल्कोहल अभिक्रिया के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। किसका? ईस्टर का, ईस्टर का, ईस्टर का, याद रखेंगे ईस्टर। निम्नलिखित में से वो कौन सी विशेषता ध्वनि नहीं है? विशेषता ध्वनि कौन नहीं है? इसमें से विशेषता ध्वनि नहीं है, तो इसका सही जवाब आपको कंपन जो है, कंपन भाई ये विशेषता ध्वनि है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कंपन नहीं है, ये विशेषता ध्वनि में नहीं आता है कंपन। अगले क्वेश्चन, किसमें पानी का संचरण के लिए विशेष ऊतक होता है? किसमें जो है पानी के संचरण के लिए विशेष ऊतक होता है? 70 का हो जाएगा जिम्नोस्पर्म में पानी के संचरण के लिए विशेष ऊतक होता है। जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में पानी के संचरण के लिए विशेष ऊतक कौन? जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो जाता है तो वस्तु डैश से गिरती है। जब याद रखिएगा पृथ्वी पर सतह पर वायु का घर्षण नगण्य हो जाता है तो वस्तु डैश से गिरती है। कैसे गिरेगा? कैसे गिरेगा? एक समान त्वरण के साथ गिरेगा, एक समान त्वरण के साथ गिरता है दोस्तों, एक समान त्वरण के साथ। एक समान वेग भी दिया है, एक समान चाल भी दिया है ना, और एक समान है ना, असमान त्वरण है तो एक समान त्वरण के साथ गिरेगा, एक समान त्वरण के साथ गिरेगा। सी नंबर ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी के सतह पर मापने जाने का एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर उसका भार क्या हो जाता है? तो किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो ये पृथ्वी पर जो है 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उस 60 न्यूटन को ले जाइएगा तो भार कितना होगा? तो इसका भार जो हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा। 1/6 भाग इसका रहता है भार, तो 10 न्यूटन हो जाएगा, 10 न्यूटन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। वायु की प्रकृति के अनुसार कौन सा पदार्थ एक दूसरे रंग के साथ चमकता है? वायु की प्रकृति के अनुसार कौन सा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो ये कौन चमकता है? तो ये आपको प्लाज्मा चमकता है, प्लाज्मा। एक बार और देख लेंगे। वायु की प्रकृति के अनुसार वो कौन सा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो प्लाज्मा चमकता है भाई, प्लाज्मा चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा बिलियन बिजली का सम्मोहन नहीं करता है? वो कौन सा बिलियन जो है जो बिजली का सम्मोहन नहीं करती है? वो कौन सा बिलियन जो है बिजली का सम्मोहन नहीं करता है? तो आपको शकरा जो है यह बिजली का सम्मोहन नहीं करता है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार करना है। अधिनियमों पर जो है, केंद्रीय अधिनियमों पर हम लोग चलिए विचार कर लेते हैं क्या बात कही जा रही है। आयात निर्यात निरंतर अधिनियम कब आया था? इसको याद ही करना है। आयात निर्यात नियंत्रण अधिनियम आपको 1947 में आया था। बिल्कुल बात सही है, 1 नंबर सही है। और खनन और खनिज विकास नियमन अधिनियम कब आया था? 1957 में आया था। बिल्कुल बात सही है, 1957 में आया था। और बात करते हैं दोस्तों, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में आया था। 1962 में सीमा शुल्क अधिनियम आया था। 1962 में भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया था।
तो इस प्रकार आपको चारों ऑप्शन सही है। एक बार और याद करना जरूरी है ताकि आपको याद हो जाए। आयात निर्यात अधिनियम कब आया था? 1947 में। आयात निर्यात पूछेगा तो क्या बताओगे? 1947 में। खनन और खनन और खनन और विकास खनन और खनिज विकास अधिनियम 1957 में आया था। बिल्कुल सही है। और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में। भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया था। भारतीय वन अधिनियम पूछेगा तो क्या बताएंगे? 1927 में आया था। 1927 में। सीमा शुल्क अधिनियम 1926 में। खनन खनिज विकास अधिनियम 1957 में। आयात निर्यात अधिनियम 1947 में। चलिए ये बातें कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, याद रखेंगे, जय मंडलीय आरक्षित क्षेत्र सूची 1 और सूची 2 से सुलेमित करना है। तो जय मंडलीय आरक्षित क्षेत्र और राज्य बताना है। चलिए इसकी बात करते हैं। इसमें से सुलेमित कौन होगा? इसका सही जवाब दोस्तों होगा बी नंबर ऑप्शन बता रहा है। बी नंबर में ऑप्शन बताइए तो इसमें चलिए मिलाते हैं। तो सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल आपको उड़ीसा में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। दिहांग दियांग दिहांग बेदांग दिहांग बेदांग ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में नोकरेक 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 कहाँ पड़ता है? नोकरेक आपको कहाँ पड़ता है दोस्तों? नोकरेक 3 का हो जाएगा 5, 3 का हो जाएगा 5 मेघालय में। नोकरेक कहाँ पड़ता है? नोकरेक आपको मेघालय में है। और कंचनजंगा आपको कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। कंचनजंगा आपको यह सिक्किम में पड़ता है। यह सिक्किम में पड़ता है। तो इस प्रकार आपको बी नंबर ऑप्शन सही था। सिमलीपाल उड़ीसा में, दिहांग आपको अरुणाचल प्रदेश में, नोकरेक आपको मेघालय में, कंचनजंगा आपको सिक्किम में है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, निम्नलिखित में से वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? निम्नलिखित वर्ष में से बताना है कि निम्नलिखित वर्षों में से बताना है कि कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। आप बताइए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 77 का 1986 में। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 1986 में पारित किया गया था। रियो गार्टियोमेंटो नामक समाचार पर प्रकाशित किया था। यह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? रियो गारियोमेंटो समाचार पत्र किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ये सही जवाब होगा काउंट डी कावोर के द्वारा रिसो गारियोमेंटो इसको याद कर लीजिए। रिसो गारियोमेंटो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? काउंट डी कावोर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सा देश गणतंत्र नहीं है? गणतंत्र कौन नहीं है? इसका सही जवाब हो गया चीन जो है गणतंत्र नहीं है। चीन एक गणतंत्र देश नहीं है। चीन। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? वाटरलू का युद्ध बताइए। वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1815 में वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था 1815 में। डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य के शासित प्रदेश में बोले थे? तो डोगरी कहाँ बोली जाती है? किस राज्य में? तो डोगरी कहाँ बोली जाती है? डोगरी कहाँ की भाषा है? तो डोगरी आपको याद रखेंगे ये जम्मू कश्मीर के डोगरी भाषा बोली जाती है। धोती गमछा डैश के स्वदेशी वस्त्र का प्रतीक है। तो धोती गमछा कहाँ का प्रतीक है? तो ये धोती गमछा ये असम का है। धोती गमछा कहाँ का स्वदेशी वस्त्र का प्रतीक है? ये असम का है। अब बिहार में दे देता ऑप्शन 1 बिहार में, तो बिहार में जो है मार कर आते ये गलत हो जाता है। ऐसे भी बिहार में धोती गमछा पहना जाता है। गमछा यहाँ का प्रसिद्ध है। चलिए बात करते हैं निम्नलिखित में से वह कौन सा बौद्ध मुद्राओं में शामिल
है, बौद्ध मुद्राओं में शामिल है। तो इसमें बताना है कि बौद्ध मुद्राओं में कौन शामिल है। तो अभय मुद्रा बिल्कुल शामिल है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं, अभय मुद्रा तो बिल्कुल सही है। और अभय मुद्रा के बाद सूर्य मुद्रा कहाँ पढ़ने को मिला, सूर्य मुद्रा नहीं मिला हुआ है। और भूमि स्पर्श मुद्रा मिला हुआ है, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा मिला हुआ है, ध्यान मुद्रा मिला हुआ है। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार कौन होगा, सी नंबर ऑप्शन सही है। सूर्य मुद्रा नहीं मिला है। सूर्य मुद्रा कहाँ मिला हुआ है, धर्म मुद्राओं में, बौद्ध धर्म में मुद्राओं में सूर्य मुद्रा नहीं मिला हुआ है, ये सारा चीज मुद्रा मिला हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कैसे मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। कैसे मेमोरी के लिए जो है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। 84 का सही जवाब होगा SRM को, SRM का जो प्रयोग किया जाता है। कैसे मेमोरी के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, SRM के लिए किया जाता है। चलिए नया क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से MS ऑफिस प्रोडक्ट है, MS ऑफिस प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है। तो MS ऑफिस प्रोडक्ट है, MS ऑफिस प्रोडक्ट जो है आपको याद रखें MS वर्ल्ड का है, बिल्कुल बात सही है। उसके बाद किसका है, ओरेकल का है। MS ऑफिस जो है प्रोडक्ट जो है MS वर्ल्ड और ओरेकल का है। इस प्रकार जो है दोस्तों 1 और 2 सही है। एक और नहीं, MS ऑफिस पूछ रहा है, ओरेकल कहाँ से आ जाएगा, ओरेकल नहीं होगा। MS वर्ल्ड और MS एक्सेल जो है, इस प्रकार जो है 1 और 3 हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। ओरेकल नहीं है दोस्तों, ओरेकल नहीं है। MS ऑफिस में वर्ल्ड शामिल हो जाता है और एक्सेल शामिल होता है MS ऑफिस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाले बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा है। तो भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाला बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें कौन सा हो गया, सबसे लंबा दूरी मारक का क्षमता कौन सा हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा अग्नि 5। अग्नि 5 जो है सबसे मारक क्षमता वाला अग्नि 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा बोला था, ब्लैक गोल्ड हरियाणा कहा जाता है। तो भैंस के किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड हरियाणा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक गोल्ड हरियाणा, ब्लैक गोल्ड हरियाणा, इसका सही जवाब बताएंगे। ये जो है मुर्रा भैंस के नस्ल को ब्लैक गोल्ड हरियाणा के नाम से जाना जाता है। मुर्रा ये बहुत ही अच्छा भैंस की प्रजाति होती है मुर्रा। जयपुर में एक महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। जयपुर का एक महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। तो कौन सा किला जो दोस्तों बनाया गया था इनके द्वारा, तो हवा महल जो बनाया गया था। हवा महल जो है जयपुर में जो है किसके द्वारा, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल बनाया गया था। चलिए बात करते हैं दूसरी सबसे बड़े कृत्रिम झील का नाम बताएंगे। दूसरा का सबसे बड़ा कृत्रिम झील का नाम, इसका सही जवाब बताएंगे राजस्थान का ढेबर झील जो है, यह दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम झील जो है, ये दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम झील जो है याद रखेंगे, ये राजस्थान का ढेबर झील है। चिल्का झील तो उड़ीसा में है, असम में नंदुबी झील है और आंध्र प्रदेश के कोल्लूरू झील है। ये भी बात याद रखेंगे। उड़ीसा में जो है चिल्का झील है, असम में नंदुबी झील कहाँ पड़ता है, ये असम में। आंध्र प्रदेश में जो है कोल्लूरू झील या ढेबर झील राजस्थान में है, यह सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। ये भी बात याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश, सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन हो गया। तो आप तो जानते हैं ये दोस्तों, यूरेनियम के उत्पादक में प्रथम देश है कजाकिस्तान का है। कजाकिस्तान का सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन करता है। वाहत कहाँ की मुद्रा है, वाहत कहाँ की मुद्रा है, तो वाहत जो मुद्रा है थाईलैंड की मुद्रा वाहत है। थाईलैंड की मुद्रा वाहत है, वाहत, थाईलैंड की मुद्रा वाहत। पहला एशियाई महिला क्रिकेट विश्व कप वर्ष कब आयोजित किया गया था। पहला जो है महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब खेला गया था, महिला वाला वर्ल्ड कप कब खेला गया था। इसका सही जवाब 1900
1973 में पहला आईसीसी क्रिकेट महिला वर्ल्ड कप खेला गया था 1973 में। जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश को जो है, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? लोकनायक जयप्रकाश, लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना किसने किया? अमर सोनार बांग्ला की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से किसने भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है? भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार को बोला जाता है, किसको? तो भांगड़ा का राजकुमार किसको बोला जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सुखविंदर सिंह को जो है भांगड़ा का राजकुमार बोला जाता है ना। भांगड़ा संगीत के चलते ये व्यक्ति इतना ना प्रचलित हो गए, इसलिए इनको भांगड़ा का राजकुमार बोला जाता है, सुखविंदर सिंह को। सुखविंदर सिंह बहुत ही अच्छा भांगड़ा गाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रीसेट रीगैंगिंग इंडिया इकोनॉमिक लीगेसी पुस्तक के लेखक कौन है भाई? रीसेट, एक बार और देखते हैं। रीसेट रीगैंगिंग इंडिया इकोनॉमिक लीगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही सुब्रमण्यम स्वामी। रीसेट रीगैंगिंग इंडिया इकोनॉमिक लीगेसी के पुस्तक के लेखक कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी है, सुब्रमण्यम स्वामी। इवन शांति सेना को वर्ष डैश में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। इवन शांति सेना के लिए कब शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था? इवन सेना को जो है कब शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था? यह क्वेश्चन पूछा गया 1988 में। 1988 में इवन शांति सेना के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार 1988 में मिला हुआ था, 1988 में मिला हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय पूछ रहा है, तो ये आप तो भली बात ही जानते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। ऑफ ब्रेक शब्द किस खेल में प्रयोग किया था? ऑफ ब्रेक शब्द पूछ रहा है दोस्तों। ऑफ ब्रेक शब्द बताएंगे। इसका सही जो है क्रिकेट में ऑफ ब्रेक शब्द जो है क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है। और ये 100 क्वेश्चन निम्नलिखित में से वह कौन सा अकबर के काल का भूमि वर्गीकृत नहीं है? अकबर के काल में जो बताना है कि भूमि का वर्गीकृत नहीं किया गया था, कौन सा भूमि जो है अकबर के समय में वर्गीकृत नहीं किया गया है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। जरीबा जो है भूमि जो है ये अकबर के काल में ये जरीबा भूमि का वर्गीकरण नहीं किया गया था। पोलाज को किया जाता था, बंजर को किया गया था। परौती का ये जो है अकबर के द्वारा भूमि का वर्गीकृत किया गया था, लेकिन वर्गीकरण में जिराब जो है नहीं किया गया था दोस्तों। जिराब अकबर के वर्गीकरण में शामिल नहीं था दोस्तों। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन सेट नंबर 40 हम लोग देख लिया है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, जो आने वाले दरोगा के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।